हॅलो आयबियन्स, कसे आहात? आशा करतो की तुम्ही या चॅप्टर मधले सगळेच्या सगळे डॉट केले असणार, पण तरी सुद्धा जे एक दोन क्वेश्चन चुकणार आहेत त्याच्याविषयी आपण पेपर डिस्कस करूयात बेटा. चलो, क्वेश्चन नंबर दॅट इज 101. दॅट इज द सेल्स ऑफ टॅपॅटम न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. ओके, सो न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू टॅपॅटम, सो त्याच्यामध्ये डेन्स असतो, जास्त प्रोटोप्लाझम भरलेला असतो. येस ऑर नो? आणि प्लॉइडी लेवल कशी असते बेटा? पॉलीप्लॉइडी, त्याला म्हणायचं मल्टिपल. काय म्हणायचं बेटा? मल्टिपल. इज इट क्लिअर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आन्सर इज अ 4 डेन्स अँड मल्टिपल न्यूक्लियाय. एंडोमायटोसिस होतं, त्याच्यामुळे मल्टिपल न्यूक्लियाय असतात, मोर दॅन 1 न्यूक्लियाय असतात. ओके, 102. Which of the following layers of anther provide nourishment to the pollens? Again, answer goes to the tapetum. Tapetum is a nutritive tissue. काय करतात बेटा? हे नरिशमेंट करतात. कुणाचं नरिशमेंट? पोलन ग्रेनचं. इज इट क्लिअर? 100%. ठीक आहे. मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आहे एक बेटा. ठीक आहे, त्याचा आन्सर्स आहेत. व्हॉट इज अ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आणि करेक्ट स्टेटमेंट कोणते बेटा? सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ आर द करेक्ट स्टेटमेंट. पहिलं स्टेटमेंट रॉंग आहे बेटा. टेट्राप्लॉइड नसतात, ते हॅप्लॉइड असतात. कारण काय झालेलं असतं तिथं? मिओसिस. Pollen mother cell undergo meiosis and form a 4 microspores. Is it clear? तर ते चुकीचं स्टेटमेंट आहे. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सपोज इन अ फ्लावर ऑफ मस्टार्ड फॅमिली ब्रासिकेसी. ठीक आहे बेटा. तो त्याच्यामध्ये बघूयात आपण की इच मायक्रोस्पोरॅन्जियम पोलन सॅक possess 20 pollen mother cell. ठीक आहे. Then the total number of male gamete formed by this flower will be. मेल गॅमेटचा नंबर विचारला बेटा. आपण सॉल्व्ह करूयात. ठीक आहे बेटा, चला आपण सॉल्व्ह करूयात. हे बघा, तुम्हाला काय दिलंय बेटा? तुम्हाला दिलंय हे असं दिलंय. समजा हे अँथर आहे की नाही? चला, हे अँथर आहे. ओके, सपोज दिस इज अ अँथर. ठीक आहे, ह्या पोलन सॅक आहेत. काय आहेत बेटा? ह्या पोलन सॅक, मायक्रोस्पोरॅन्जिया. ओके, काय म्हणायचं याला? मायक्रोस्पोरॅन्जिया. मायक्रोस्पोरॅन्जिया. इज इट क्लिअर? किती मायक्रोस्पोरॅन्जिया आहेत? क्वेश्चन्स बघा परत एकदा. सपोज इन अ फ्लावर ऑफ मस्टार्ड ब्रासिकेसी फॅमिली. हे माहिती पाहिजे. ब्रासिकेसी महत्वाचा वर्ड आहे इथं, आहे ना, मस्टार्ड. ठीक आहे. इच मायक्रोस्पोरॅन्जियम possesses 20 pollen mother cell. किती आहेत बेटा त्याच्यावर? 20 pollen mother cell. 20, इथं 20 pollen mother cell, इथं पण 20 pollen mother cell, इथं पण 20 pollen mother cell, इथं पण 20 pollen mother cell. इज इट क्लिअर? येस ऑर नो? ठीक आहे. आता बघूयात बेटा. 1 pollen mother cell अंडरगो मिओसिस. काय होतं बेटा त्याचं? मिओसिस. आणि किती बनतात? 4 हॅप्लॉइड स्पोर. 4 हॅप्लॉइड स्पोर्स. इथं किती आहेत आपले? एकच कॅल्क्युलेट करायचं. किती आहेत? 20. इज इट क्लिअर? सो 20 है. किती आलं? 20 PMC. ठीक आहे. मग किती? 4 स्पोर बनतात. मग किती स्पोर्स बनले? पोलन ग्रेन किती बनले? ठीक आहे, 80. किती बनले? 80 पोलन ग्रेन्स. मायक्रोस्पोर म्हणजेच काय बेटा? 80 पोलन ग्रेन बनले, आहे ना. मायक्रोस्पोर म्हणजेच पोलन ग्रेन्स. ओके, एक पोलन मदर सेल मिओसिस करून 4 हॅप्लॉइड स्पोर्स बनवते, म्हणजेच पोलन ग्रेन बनवते. तर 20 पोलन मदर सेल किती बनवतील? है ना, 20 चोक 80. किती झाले? 80 पोलन ग्रेन. आता इच पोलन ग्रेन, each pollen grain consist of 2 male gamete. Consist of 2 male gamete. किती मेल गॅमेट आहेत? 2 मेल गॅमेट. 2 मेल गॅमेट. किती मेल गॅमेट आहेत प्रत्येक पोलन ग्रेन मध्ये? म्हणजे प्रत्येक पोलन ग्रेन कसा आहे बेटा? लेट्स सी. बघा, ठीक आहे. सो एक पोलन ग्रेन दाखवतो मी तुम्हाला. इच पोलन ग्रेन. बघा, हा पोलन ग्रेन आहे. ठीक आहे. त्यात किती मेल गॅमेट आहेत? 2 मेल गॅमेट आहेत.
चला, हा एक मेल गॅमेट, हा एक मेल गॅमेट. ओके, आता आपल्याकडे किती पोलन ग्रेन आहेत? 80. मग कसं करायचं? 80 इंटू 2. ठीक आहे, 80 इंटू 2 किती झाले? 160 मेल गॅमेट. 160 मेल गॅमेट. 160 मेल गॅमेट. आता हे कुठं काढलं बेटा आपण आन्सर? ठीक आहे, किती मेल गॅमेट बनले एका मायक्रोस्पोरेंजियामध्ये? किती? 160. मग इथं 160. ठीक आहे, मग इथं 160, इथं पण 160, इथं पण 160 आणि इथं पण 160. म्हणजेच काय थोडक्यात बेटा? 160 गुणविले 4 किती झाले? चला, 640. किती झाले मेल गॅमेट? 640. इज इट क्लिअर? किती झाले बेटा? 640. सगळ्या मायक्रोस्पोरेंजियममध्ये हे एक अँथर आहे की नाही बेटा? एक अँथर आहे. मग एका अँथर मध्ये किती? 640. 640 मेल गॅमेट. अजून तर बाकी आहे बेटा. आता बघा बेटा, आता काय म्हणतंय हे? ठीक आहे, आता काय म्हणतंय? 640 मेल गॅमेट. मग आन्सर मध्ये 640 पण असू शकतंय. पण बेटा कशामध्ये विचारलंय? मस्टार्ड. मस्टार्ड म्हणजे कोणती फॅमिली? ब्रासिकेसी. येस ऑर नो? मग ब्रासिकेसी फॅमिलीमध्ये कसं असतं बेटा? अँड्रोशियम कसा असतो? अँड्रोशियम इज अ 2+4 टेट्राडायनामस. अँड्रोशियम इज अ 2+4 टेट्राडायनामस. म्हणजे किती स्टॅमेन असतील? 4 + 2 6. किती स्टॅमेन असतील बेटा? 4 + 2 6. मग आता काय करायचं? 640 इंटू 6. 640 इंटू 6. आन्सर गोज टू, बघा, आन्सर गोज टू 3840. 3840. ओके बेटा, इज इट क्लिअर? आले लक्षात? परत एकदा सांगतोय. ठीक आहे, परत एकदा सांगतोय. ठीक आहे, बघा बेटा, आपल्याला काय विचारलं होतं की एका मायक्रोस्पोरेंजियम मध्ये किती पोलन मदर सेल्स आहेत? 20. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे 20 पोलन मदर सेल. एक जर पोलन मदर सेल असली किती बनवते? 4 स्पोर बनवते किंवा 4 पोलन ग्रेन. 20 पोलन मदर सेल किती बनवतील? 80 पोलन ग्रेन. आता फक्त एवढीच गोष्ट चालू आहे, 80 पोलन ग्रेन. एका पोलन ग्रेन मध्ये किती मेल गॅमेट? 2. मग 80 पोलन ग्रेन मध्ये किती मेल गॅमेट? 80 गुणिले 2 किती झाले? 160 मेल गॅमेट. हे इथलं क्लिअर झालं. आता डायथिकस असतो पोलन ग्रेन मस्टार्ड मध्ये, म्हणजे 4 मायक्रोस्पोरेंजिया असतात. मग याला कोणाने गुणावं लागेल बेटा? 4 नी. 160 इंटू 4 किती झाले? 640. हे झालं एका स्टॅमेनचं. हे कॅल्क्युलेशन कुणाचं आहे? एका स्टॅमेनचं. हे याचं एका अँथर मध्ये एक स्टॅमेन एकाचं. अँड्रोशियम मध्ये म्हणजे ब्रासिकेसी फॅमिलीमध्ये एका फ्लावर मध्ये किती स्टॅमेन असतात? 6 है ना? किती असतात बेटा? 6. ठीक आहे, तर आपण बघितलंय ते डायडिनामस, टेट्राडायनामस मध्ये मस्टार्ड वगैरे एक्झाम्पल. ठीक आहे, 6. मग आता असे 6 स्टॅमेन घ्यावे लागतील ज्यांच्यामध्ये प्रत्येकी किती आहेत? 640 मेल गॅमेट आहेत, आहे की नाही? मग 640 इंटू 6 घ्यावे लागेल, कारण अँड्रोशियम किती आहेत? 6. सो 3840 आन्सर मस्ट बी. इज इट क्लिअर बेटा? इज इट ओके? चला पुढच्या क्वेश्चन्स कडे वळूयात. ठीक आहे, परत एकदा, कारण खूप दिवसांनी ब्रशअप करावा लागतो ह्या कन्सेप्टला, म्हणून मी एवढं निवांतपणे याचा आन्सर सांगितलेलं. इज इट क्लिअर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढच्या क्वेश्चन कडे वळूयात बेटा. ओके, चला बघा बेटा, हाऊ मेनी मेल गॅमेट कॅन बी प्रोड्युस्ड बाय 4 पोलन मदर सेल? बेटा 4 पोलन मदर सेल किती? 4 पोलन मदर सेल पोलन ग्रेन किती बनवतील बघा. ठीक आहे, बघा, एक पीएमसी 1 पोलन मदर सेल मियोसिस होता, किती पोलन ग्रेन बनवते? 4. ठीक आहे, प्रत्येक पोलन ग्रेन मध्ये किती मेल गॅमेट असतात? 2. ठीक आहे, मग अशा 4 पोलन मदर सेल किती पोलन ग्रेन बनवतील? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. किती बनवतील? 4 पोलन मदर सेल. एकाने 4 बनवले, 4 ने किती बनवले? ठीक आहे, आणि त्यांच्या प्रत्येकामध्ये किती पोलन ग्रेन? 2. किती आन्सर येईल? 32. इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर बेटा? ठीक आहे, नेक्स्ट
ओके चला, पोलन ग्रेन जनरली मेजरमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन है बेटा, ठीक आहे. स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टंट ऑर्गॅनिक सबस्टन्स. स्पोरोपोलेनिन कशामध्ये असतं बेटा? एक्झाईन. ठीक आहे. ऍसिड अल्कली त्याचा काहीच परिणाम होत नसतो. स्पोरोपोलेनिन नावाचं केमिकल आहे. कोण बनवतं? हू विल सिक्रेट स्पोरोपोलेनिन? ठीक आहे. सो इट इज अ टॅपॅटम, इट इज अ ग्लँडुलार इपिथेलियम म्हणतो त्याला. इट विल सिक्रेट अ स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इज इट ओके? चलिए, सो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, आपको सिर्फ लेबलिंग करनी है. इपिडर्मिस क्या है, एंडोथेसियम किधर है, ठीक है, टैपेटम किधर है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू किधर है, ये डायग्राम ड्रॉ करके देखना है बार बार. ठीक है, नेक्स्ट बघा बेटा, आता क्वेश्चन नंबर 117. ठीक आहे, 117 मध्ये काय विचारलंय? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉंग. काय चुकीचं आहे, काय रॉंग आहे? बघा, जर्म पोर ऑफ पोलन ग्रेन लॅक स्पोरोपोलेनिन. ठीक आहे, बरोबर आहे, करेक्ट स्टेटमेंट आहे. जर्म पोर जो असतो एक्झाईन मध्ये त्याच्यामध्ये स्पोरोपोलेनिन नसतो. पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिझर्व्ड इन फॉस. बिलकुल सही स्टेटमेंट. ठीक आहे, आणि हे बघा, हे स्टेटमेंट महत्वाचं आहे, रॉंग आहे. द एक्झाईन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ डिफरंट स्पेसिस एक्झिबिटिंग फॅसिनेटिंग आर ऑफ द सेम टाइप ऑफ पॅटर्न अँड डिझाईन. बेटा, काही मायक्रोस्पोर मध्ये कसे असतात एक्झाईन? अशी असते. काही एक्झाईन याचे असते. काही एक्झाईन कशी असतात? अशा असतात. ओके, काही एक्झाईन कशा असतात? अशा असतात. झिगझॅग. सो इट इज व्हरायटी, डायव्हर्सिटी इज देअर ऑफ एक्झाईन डिझाईन ऑफ द पोलन ग्रेन. इज इट क्लिअर? इथं काय दिलं बेटा? सेम. सो इट इज नॉट सेम. इज इट क्लिअर? चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, बघा बेटा, इनर वॉल कशाने बनलेली? जसं आउटर वॉल स्पोरोपोलेनिन म्हणतो, इनर वॉल पेक्टिन अँड सेल्युलोज. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेलो पेक्टिनेज असं पण म्हटलं जातं. ठीक आहे, ठीक आहे, किंवा पेक्टो सेल्युलोजिक असं पण म्हटलं जातं. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज राइट. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 2 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन डिस्पर्स होता है. ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे. देखो बेटा, 125 पार्थेनियम, काँग्रेस ग्रास, ठीक है, कॅरॉट ग्रास असं म्हटलं जातं त्याला. 2-3 कॉमन नेम है. इंडिया ने क्या किया होता बेटा? 1972 में जब अकाल आया था, उस समय पे कुछ फूड बाहर से इंपोर्ट करवाया था, उसमें व्हीट था, और उस व्हीट के साथ कुछ अनवांटेड सीड यहाँ पर आ गए और यहाँ पर डोमिनेंटली ग्रो कर गए. उनमें ये पार्थेनियम है और कैरोट ग्रास है. ठीक है, तो ये व्हीट के साथ लाए गए थे और ये क्या करते हैं? एलर्जी. देखो बेटा, कैरोट ग्रास, पार्थेनियम और भी उसके साथ साथ कुछ है, जैसे चिनोपोडियम है. ठीक है, सो चिनोपोडियम जो है वो भी एलर्जी कॉज करता है. 2 याद रखने आपको, कौन कौन से? एक तो पार्थेनियम ग्रास, दूसरा है चिनोपोडियम. ठीक है, याद रखो. ठीक है, एज अ दे विल कॉज द स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिस्पॉन्स. इज इट ओके? पोलन एलर्जी कॉज करता है. ठीक है, नेक्स्ट. सपोज इन अ फ्लावर ऑफ पी each microsporangium possess 20 pollen mother cells, then the total number of pollen produced in flower will be 20 pollen mother cell PMC, then total number of pollen. ठीक है, बघा बेटा, सरळ सरळ काय करायचं बेटा? पीचं पोलन विचारले तुम्हाला. हे बघा, हे अँथर असतं, इथं पोलन मायक्रोस्पोरेंजियम पोलन सॅक असतं. हे क्लिअर करायचं डायग्राम. ठीक आहे, पी डायकॉट फॅमिली आहे. ठीक आहे, पोलन 20 मदर सेल आहेत. इथं 20 आहेत, इथं 20 आहेत, इथं 20 आहेत, इथं 20 आहेत. बरोबर? ठीक आहे, डायथिकस असतं. ठीक आहे, द टोटल नंबर ऑफ पोलन किती बनवतात? आता एक पीएमसी 1 पोलन मदर सेल किती बनवते बेटा? 4 पोलन ग्रेन बनवतं. तर 20 ज्या असतात ते किती बनवतील? 20 पीएमसी किती बनवतील? सो 20 × 4 किती बेटा? 80. बट 80 तो आंसर नहीं होगा. वहां पर क्या पूछा बेटा? ईच मायक्रोस्पोरेंजियम. ईच म्हणजे ही पण किती बनवेल? 80. ही पण 80, ही पण 80, ही पण 80 बनवेल आणि ही पण 80 बनवेल. इज इट क्लियर? इज इट ओके? सो 8, 80, 80, 80, 80. That is 300. ठीक आहे, 3200. इज इट क्लिअर? 3200 पोलन ग्रेन. इज इट ओके? कधी पण मेजरमेंट करताना गडबडीमध्ये तुम्ही एकाच पीएमसीचं, एकाच
मायक्रोस्पोरेंजियमचं मेजर करायचं नाही, पूर्ण अँथर ड्रॉ करायचं आणि काय लिहिलंय बेटा, ईच, ये वर्ड बहुत मायने करते हैं, ईच, सम, फ्यू, ठीक आहे, हे शब्द खूप महत्वाचे असतात बेटा, ठीक आहे. सो आन्सर मस्ट बी दॅट इज 3200, 3200. इज इट ओके बेटा? चला पुढे जाऊयात. नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, पहला स्टेटमेंट स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, बिल्कुल सही है. ठीक है, लैंडिंग करता है आफ्टर पोलन ग्रेन. सेकंड, प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. का बरं हे स्टेटमेंट ठीक आहे करेक्ट आहे? हो बरोबर आहे. कारण बघा बघा, कारण ही काय आहे बेटा, काय आहे? ठीक आहे, स्टिग्मा स्टाईल ओव्हरी. ओके, मग ह्या ओव्हरी मध्ये इथं काय असते, प्लासेंटा, प्लासेंटा, आणि इथं काय असतं, ओव्ह्यूल. मग ओव्हेरियन कॅव्हिटी मध्येच आहे की नाही प्लासेंटा. ठीक आहे, म्हणून हे स्टेटमेंट कसं आहे, बरोबर आहे. मग कोणकोणते करेक्ट स्टेटमेंट आहे? फर्स्ट करेक्ट आहे, सेकंड करेक्ट आहे आणि फिफ्थ करेक्ट आहे. हे का बरं रॉंग आहे? मायक्रोस्पोरेंजियम इज रिप्रेझेंटेड बाय ओव्हरी इन, ओव्हरी नाही, ओव्हरी नाही बेटा, काय असायला पाहिजे इथं, ओव्ह्यूल. काय असायला पाहिजे, ओव्ह्यूल. म्हणून हे स्टेटमेंट कसं आहे, रॉंग. इज इट क्लिअर? सेल्स ऑफ न्यूसेलस पजेसेस स्कॅन्टी ऑफ फूड मॅटर. न्यूसेलस काय नाही करत बेटा, ठीक आहे, जस्ट टिश्यू आहे न्यूसेलस. इज इट क्लिअर? ओके, चला नेक्स्ट वन. ऑब्झर्व, हे बघा क्वेश्चन नंबर 133. केअरफुली बघा बेटा. ऑब्झर्व द एक्झाम्पल ऑफ गिवन इन द बॅग्स, फाउंड आउट द हाऊ मेनी ऑफ द दॅम प्रोड्यूस अ सिंगल ओव्ह्यूल इन इच ओव्हरी. ठीक आहे, सिंगल ओव्ह्यूल मध्ये कोण कोण असतं लक्षात ठेवायचं बेटा. ठीक आहे, व्हीट, कोणकोणतं असतं सिंगल ओव्ह्यूल्स कोणामध्ये, व्हीट, राईस म्हणजेच पॅडी, अँड मँगो. सो मी ट्रिक देतोय, WRM. एम म्हणजे मोनो, मोनो म्हणजे सिंगल, WRM, एम फॉर मँगो, एम फॉर मोनो. ठीक आहे, सो हे जे 3 आहेत, 1, 2 and 3, इट इज हॅव्हिंग अ सिंगल ओव्ह्यूल. ठीक आहे, पुढे जाऊयात. नेक्स्ट, चलिए ये भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस में टाइम बहुत लगता है बट वेरी सिंपल, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. प्लॉइडी लेवल ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस. काही जण गडबडीमध्ये न्यूक्लियसच वाचतात याला बिचाऱ्याला. ठीक आहे, न्यूसेलस हा कसा असतो, नेहमी डिप्लॉइड. ठीक आहे, ठीक आहे. नेक्स्ट, डिप्लॉइड. मेगास्पोर मदर सेल, नेहमी मदर जी असते लाडकी असते मदर, ठीक आहे, आईचं प्रेम, दॅट इज अ डिप्लॉइड, जास्त असतं कोण. मेगास्पोर कसा असतो बेटा, कोणताही मेगास्पोर असू द्या, हॅप्लॉइड असतो. आणि फिमेल गॅमेटोफाइट, ठीक आहे, इन अ ऑल अँजिओस्पर्म ओव्ह्यूल. सो इट इज द आन्सर. ठीक आहे, सो हे फिमेल गॅमेटोफाइट इन अँजिओस्पर्मिक ओव्ह्यूल. इज इट ओके? इज इट क्लिअर बेटा? सो आन्सर इज अ हॅप्लॉइड. ठीक आहे, सो आन्सर बघा, न्यूसेलस डिप्लॉइड. ठीक आहे, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, मेगास्पोर हॅप्लॉइड, फिमेल गॅमेटोफाइट हॅप्लॉइड. ओके, सो आन्सर इज द, ठीक है, इट इज गिवन. ओके, चलिए नेक्स्ट. परत एकदा सेम क्वेश्चन आहे बेटा. हा ही डायग्राम केअरफुली ऑब्झर्व करायची आणि रिमेंबर दॅट दिस इज अ सेंट्रल सेल. लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज अ सेंट्रल सेल. ये जो सेल होती है ये लार्जेस्ट सेल है, याद रखो केयरफुली, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, नेक्स्ट. Okay, read the following statement with respect to embryo sac. Which of the following statement is correct? 1, 2 and 4. थर्ड क्यों रॉन्ग है बेटा? देखो थर्ड क्यों रॉन्ग है, ये करेक्ट है, आप पढ़ लेना. ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एग एपरेटस में कंसिस्ट ऑफ 1 एग और 2 सिनर्जिड. यहाँ पे उल्टा दिया है, 1 सिनर्जिड एंड 2 एग, तो ये गलत है. ठीक है, केअरफुली बघायचं स्टेटमेंट, एकदम काळजीपूर्वक वाचायचे प्रत्येक स्टेटमेंट. ठीक आहे, मॅच्युअर एम्ब्रियो सॅक पोजेसेस 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियर, बरोबर आहे. सेंट्रल सेल इज स्मॉलेस्ट सेल, आता सांगितलं बेटा, इट इज अ लार्जेस्ट सेल. मग हे चुकीचं आहे, हे चुकीचं आहे, बाकी सगळे करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, नंबर ऑफ सिक्वेन्शियल
मायटॉसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मॅच्युअर एम्ब्रियो सॅक मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म. बघा बेटा कसं असतं, एक फंक्शनल मेगास्पोर असतो. काय असतो? फंक्शनल मेगास्पोर. चलो इसके लिए यही करता हूं. बघा बेटा हा फंक्शनल मेगास्पोर आहे. हा काय आहे? फंक्शनल मेगास्पोर. Functional megaspore. That functional megaspore undergo first mitosis. एक मायटॉसिस होतं याचं, मायटॉसिस. चला एका ह्याच्यात, कारण सायटोकायनेसिस सेल डिव्हिजन होत नाही पण न्यूक्लियस डिव्हिजन होतं. 2 झाले. बोला बेटा. फर्स्ट सेकंड डिव्हिजन झाले. चला याचे 2 झाले, याचे 2 झाले. सेकंड मायटॉसिस. बघा पहिलं मायटॉसिस झालं, 2 न्यूक्लियस झाले. दुसरं मायटॉसिस झालं, 4 झाले. आता तिसरं, थर्ड. हा या प्रत्येकापासून 1 1 2, ह्याचे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके. मग किती मायटॉसिस आहे? थर्ड. सिक्वेन्शियल लाईन न पहिलं मायटॉसिस, दुसरं मायटॉसिस, तिसरं मायटॉसिस. आता हा एम्ब्रियो सॅक आहे. नंतर फक्त रिअरेंजमेंट होते. रिअरेंजमेंट होते म्हणजे काय होतं? हे असं होतं. आणि इथं एग. ठीक आहे. 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड. 1 2 3 4 5 6 7 8. आणि ही एक सेल. 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियाय. फक्त रिअरेंजमेंट होते नंतर. बाकी किती मायटॉसिस झाले मग? 1 2 3. 3 मायटॉसिस झाले. बघा क्वेश्चन मध्ये काय विचारले, केअरफुली वाचा बेटा. ठीक आहे. द नंबर ऑफ सिक्वेन्शियल मायटॉसिस, नंबर ऑफ सिक्वेन्शियल मायटॉसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मॅच्युअर एम्ब्रियो सॅक इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, इट इज अ 3rd. इज इट क्लिअर? ठीक आहे. घाबरायचं नाही बेटा कोणत्याही क्वेश्चनला, एकदम इझी टॅकल करायचं त्याला. ओके बेटा. चला पुढे जाऊयात. ठीक आहे. होप. आता हे कोकोनट वॉटर वगैरे हे आपण मॉर्फॉलॉजी मध्ये पण बघितलं बेटा. कोकोनट वॉटर हे काय बेटा? आपण जे पाईप टाकून पितो हे पण एंडोस्पर्मच आहे. पण कोणता एंडोस्पर्म? लिक्विड एंडोस्पर्म. आणि जे नारळ खातो प्रसाद म्हणून ते कोणता आहे? सॉलिड एंडोस्पर्म. दोन्ही पण सीडचाच पार्ट आहे, एंडोस्पर्म आहे. ठीक आहे बेटा. बाकी क्लिस्टोगॅमी, जिटेनोगॅमीचे वगैरे क्वेश्चन्स आहेत, इझी आहेत. ओके. बघा बेटा हे तुम्हाला मॅलेकोफिली, ऑफिओफिली, चिरोफिली हे तुम्हाला लर्नच करावे लागतं 100%. त्याच्यामध्ये काहीच ऑप्शन्स नाही आहेत. ओके. बघा बेटा मोनोकॉट सीड्स मध्ये तो आपण मॉर्फोलॉजी मध्ये पण बघितलाय है ना. जर सिलोरायझा कशाची कव्हरिंग आहे आणि सिलोप्टाईल कशाची कव्हरिंग आहे? सिलोरायझा रायझॉइडची कव्हरिंग आहे ना. ठीक आहे. सो सिलोप्टाईल, ठीक आहे, सिलोरायझा आहे ना, रॅडिकलची कव्हरिंग सिलोरायझा, सिलोप्टाईल प्लिम्युलची कव्हरिंग सिलोप्टाईल. आता झियामेज मध्ये काय म्हणताय? ठीक आहे. झियामेज मध्ये काय म्हणतात? 20 क्रोमोझोम्स प्रेझेंट इन द सेल्स. किती क्रोमोझोम आहेत? 2n इज इक्वल टू 20. किती बेटा? 2n इज इक्वल टू 20. n इज इक्वल टू 10. ठीक आहे. मग मकाच्या कोणत्याही एका सेल मध्ये शूट मध्ये डिप्लॉइड असतं 20 क्रोमोझोम. नंबर ऑफ क्रोमोझोम इन पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन मध्ये किती? हॅप्लॉइड. न्यूसेलस डिप्लॉइड, पोलार न्यूक्लियस हॅप्लॉइड आणि ॲल्युरॉन लेअर ट्रिप्लॉइड. ॲल्युरॉन लेअर कशाचा लेअर आहे बेटा? एंडोस्पर्मचा. मग एखाद्या सीड्स मध्ये हे एंडोस्पर्म आहे. या एंडोस्पर्मचा जो लेअर असतो हा लेअर कोणता असतो? ट्रिप्लॉइड असतो, ॲल्युरॉन लेअर. मग आन्सर काय असेल? इट इज अ 2n पोलार न्यूक्लियस. बघा सेकंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड बट पोलार न्यूक्लियस इज हॅप्लॉइड. ॲल्युरॉन लेअर ट्रिप्लॉइड. इज इट क्लियर? यस और नो? तो ये हुआ पेपर डिस्कशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. ठीक है. थैंक यू. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेपर डिस्कशन. आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं. तो हमारा जो चैप्टर है पेपर डिस्कशन का, जो एग्जाम में हुआ था कल, वो है एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स. तो आते हैं हम पेपर डिस्कशन में. तो देखो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है, जैसे हम आते हैं तो ये रहा हमारा क्वेश्चन.
तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज एज ऑस्मो कन्फर्मर आर द मोस्ट लाइकली। ऑस्मो कन्फर्मर का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो होते हैं जो अपनी ऑस्मोमोलैरिटी जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं कर पाते हैं, वो उसके जैसे ही क्या कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। तो ऑस्मो कन्फर्मर कौन होते हैं, तो मराइन में रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, बच्चे आप बहुत सारे कंफ्यूज कर देते हैं। क्या है, द यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच एज ए यूरिन कलेक्ट। ओके, देखो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, स्ट्रेच होता है जब यूरिन कलेक्ट होता है, बराबर, क्योंकि उसमें हमने इलास्टिक इपिथेलियल होते हैं जिसे हम ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, तो उससे बना इसलिए स्ट्रेच होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा असर्शन कैसा है, करेक्ट है। देखो अब उसकी रिलेटेड हमारा रीजन है कि हम ये देखना, बच्चे क्या करते हैं, असर्शन और रीजन को कंपेयर नहीं कर पाते। असर्शन जो है उसके रिलेटेड का रीजन है तो करेक्ट है, अगर स्टेटमेंट दो अलग अलग है, उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो बच्चे जनरली यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखो सेकंड हमारा रीजन क्या है, द यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, हमारा करेक्ट है। लेकिन हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्ट्रेच हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम से बना है, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द कंपेयर टू सी वाटर अराउंड देम द मोस्ट मराइन इनवर्टिब्रेट्स आर। देखो जो मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो जनरली समंदर में रहते हैं, वो क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर्स है। क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर, मतलब कितना भी सॉल्ट पानी में हो उनके ऊपर कोई भी असर होता नहीं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ऑस्मोमोलैरिटी उनके साथ खुद की ऑस्मोमोलैरिटी क्या कर लेते हैं, मेंटेन करते हैं, समझ में, उनके जैसे बना देते हैं, तो उनको हम कहते हैं आइसो ऑस्मोटिक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, 3। क्लियर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। द अफ्रीकन लंग फिश, देखो अफ्रीकन लंग्स भी जनरली हम बात करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। द अफ्रीकन लंग फिश which are often found in small stagnant water of fresh water produce urea as a nitrogenous waste. What is the advantage of this adaptation? देखो अफ्रीकन लंग फिश जो होते हैं, लंग फिश जो होते हैं फ्रेश वाटर और छोटे से पानी में रहते हैं, ठीक है, ये उनमें अडाप्टेशन हो चुका है, उनमें क्या है, अडाप्टेशन हुआ है। ये अडाप्टेशन क्यों हुआ है, देखो ये जनरली अगर देखा जाए इवोल्यूशन का पार्ट, हम कहते हैं ना पाइसेस से इवॉल्व कौन हुए, एम्फीबियंस। तो लंग फिश मतलब इनमें क्या है, लंग्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर के छोटे से स्टैग्नेंट, मतलब जहां कम पानी होता है उस पानी में ये रहते हैं, ठीक है, तो इनमें एक अडाप्टेशन हुआ रहता। अगर ये पानी में होते तो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता, अमोनिया, लेकिन ये कम से कम पानी में रहते हैं इसलिए इनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अडाप्टेशन हुआ है, चेंज हुआ है, तो इनका जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया। तो इसीलिए ये जो होते हैं तो स्मॉल स्टैग्नेंट ऑफ पूल में रहते हैं और उनको पास ज्यादा पानी नहीं होता है, इसलिए वो जो है डाइल्यूट द टॉक्सिक अमोनिया, समझ में, टॉक्सिक अमोनिया को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, कि उनके पास ज्यादा पानी है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ फिगर दी हुई है, देखो यहाँ फिगर दी हुई है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं समझने के लिए। ओके, देखो यहाँ फिगर दी हुई है, देखो यहाँ पूछा है ए बी सी डी इन डायग्राम रिप्रेजेंट द नेफ्रॉन शो, बोला ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। देखो ए जो दिया है, देखो हम ए बी से बात करते हैं, बी क्या है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल है, क्या है
एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। सी की बात करते हैं, क्या है हमारी, इफरेंट आर्टेरियोल है, क्या है, इफरेंट आर्टेरियल है, ओके। जैसे हम नीचे आते हैं, बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रॉक्सिमल कर्नल टिश्यू। जैसे हम देखते हैं यहाँ हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं हेनलेस लूप। तो ये जो है ये डिसेंडिंग लिम्ब, क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है, ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है, राइट। फिर हमें असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप दिखेगी, फिर आके हमें दिखेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ओपन कहाँ होती है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये हमारे हुई कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हमें मिलेगा, राइट। तो ऑप्शंस हमें क्या दिखेगा, ओके, तो हमें ऑप्शन क्या दिखेगा, ओके। तो देखो यहाँ ऑप्शन हमें क्या दिखेगा, देखो ए डिसेंडिंग लूप, करेक्ट, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, क्लियर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ओके। विच वन इज द करेक्ट फॉर अमीबा एंड पैरामीशियम इन अ फ्रेश वाटर। देखो फ्रेश वाटर में ये यूनिसेलुलर एनिमल्स है, राइट, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनमें क्या होता है, जनरली अमीबा की अगर बात करते हैं तो उनमें जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिससे वो एक्सक्रीशंस और स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं। और पैरामीशियम में हम आ जाते हैं, वहाँ हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई देता नहीं। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड हमें अमीबा और पैरामीशियम के रिलेटेड दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ दो दो ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ क्या आएगा, करेक्ट आएगा, कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन यूरियोटेलिक एनिमल। देखो यूरियोटेलिक एनिमल कहा गया है, यूरियोटेलिक एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एज ए यूरिया रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, यूरिया, मतलब इनमें अडाप्टेशन हो चुका है, मतलब पानी से निकल के टेरेस्ट्रियल एनिमल का ये फीचर है। तो ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, मतलब यूरिया बनाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम, क्या कहा है, यूरिया इज रिलीज इनटू ब्लड, यूरिया इज रिलीज इनटू ब्लड विच इज फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट द किडनी। मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। भाई यूरिया बना रहा है, ब्लड में रिलीज हो रहा है, कौन बना रही है, रिलीज कौन कर रही है, एक्सक्रीट आउट कौन कर रही है, किडनी बना रही है, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ मैच द कॉलम दिया है, क्या दिया है, मैच द कॉलम। तो कॉलम ए में हमें अदर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और सेल्स दिए रहे, और कॉलम 2 में हमें एनिमल्स के नाम दिए। तो देखो सबसे पहले आता है प्रोटोनिफ्रेडिया। प्रोटोनिफ्रेडिया मतलब इनिशियल सेल्स है, हमारे इवोल्यूशन में आते हैं, एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा और हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है। तो प्रोटोनिफ्रेडिया फ्लेम सेल जो है ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं, तो हमें ये प्लैटीहेल्मिन्थ में दिखाई देते हैं। किसमें, प्लैटीहेल्मिन्थ में दिखाई देते हैं, रोटिफर में हमें दिखाई देते हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स में हमें दिखाई देते हैं। तो देखो प्रोटोनिफ्रेडिया, तो यहाँ कौन है, प्लैनेरिया दिया, प्लैनेरिया नथिंग बट द प्लैटीहेल्मिन्थ है। तो इसका ऑप्शन ए का क्या आएगा, थर्ड, ए का क्या आएगा, थर्ड, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि निफ्रेडिया दिया है, क्या दिया है, निफ्रेडिया। निफ्रेडिया जनरल हम देखते हैं ये एनिलिड्स में हमें दिखाई देता है, किसमें, एनिलिड्स। एनिलिड का एग्जांपल क्या है, यहाँ अर्थवर्म दिया है। तो सेकंड बी का क्या आएगा, फोर्थ, बी का आएगा फोर्थ। मेटा माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हमें दिखाई देते हैं किसमें, तो ये आर्थ्रोपोड्स मतलब कॉकरोचेस में हमें दिखाई देते। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट है। और एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड ये हमें एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में दिखाई देता है, किसमें, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, जैसे कि हम बात करते हैं प्रॉन की। तो देखो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड। तो हम करेक्ट सीक्वेंस में आते हैं, करंट सीक्वेंस में आएंगे, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 121, देखो क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, अमंग वर्टिब्रेट यूरिया, अमंग वर्टिब्रेट यूरिया, ठीक है। तो यूरिया, वर्टिब्रेट में यूरिया कैसे होता है, देखो हमने देखा है कि वर्टिब्रेट में यूरिया ये साइड प्रोडक्ट है, ये यूरिया साइकिल और ऑर्निथाइन साइकिल से बनता है, किसे, ऑर्निथाइन साइकिल और यूरिया साइकिल से यूरिया बनता है। तो क्या होता है यूरिया बनते समय, यहाँ देखो तो अमोनिया मॉलिक्यूल मतलब नाइट्रोजन का डीअमाइनेशन, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका डीअमाइनेशन होता है, ओके। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड का डीअमाइनेशन होकर हमें क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ये अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फ्यूज होता है और 3 मॉलिक्यूलर एटीपी फॉर्म होते हैं और हमें जो साइड प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं यूरिया। और इस साइकिल को, प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, यूरिया साइकिल और ऑर्निथाइन साइकिल। ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही होती है लीवर में। कहाँ हो रही होती है, लीवर में, याद रखिएगा ये कहाँ होती है, लीवर में हो रही होती है। तो देखते हैं इन वर्टिब्रेट्स में यूरिया का क्या है, तो रियरली नाइट्रोजनस वेस्ट, ये रियरली है क्या, नहीं, ठीक है, मतलब ये रॉन्ग है। इट मेड इन ए किडनी एंड इमीडिएटली एक्सक्रीटेड, भाई यूरिया किडनी में नहीं बन रहा है, यूरिया कहाँ बन रहा है, लीवर में, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में थे in made in a liver by combining 2 ammonia molecules with 1 molecule of carbon dioxide, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 121 में आते हैं। तो किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन, ये हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक की लाइन है। हमने पहले कहा है कुछ क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक के लाइन टू लाइन आते हैं, तो हमें अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है, तो इसमें हमें माइक्रो स्टडी करनी होती है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या कहा है कि किडनी हमारी रेडिश ब्राउन है, बीन शेप की स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड बिटवीन अ लेवल। तो जैसे हम लेवल पोजीशन हम किडनी की देखते हैं, तो हम अपने वर्टिबल कॉलम के रिलेटेड देखते हैं कि वर्टिबल कॉलम के लैटरल साइड में होती है। तो जनरली किडनी जो होती है हमारी लास्ट थोरैसिक मतलब T12, लास्ट थोरैसिक मतलब T12 इस वर्टिब्री और थर्ड लंबार L3, इन दोनों के बीच में हमें लैटरल साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, इधर लैटरल साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम में दिखाई देती है। देखो ऑप्शन देखते हैं, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्री। क्लियर हुआ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ 123 दिया है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उस स्टेटमेंट में हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ेंगे, यहाँ जल्दबाजी नहीं करना। बहुत सारे बच्चे आधा है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसकी वजह से वो आधे को ही ट्रू और फॉल्स मान जाते हैं। थोड़ा सा ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाइज, थोड़ा सा इसे केयरफुली पढ़ा कीजिएगा। देखते हैं इसमें से ट्रू और फॉल्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इन अडल्ट ह्यूमन किडनी, in adult human kidney the measure 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width and 2 to 3 centimeter thickness with an average of weight 120 to 170 ग्राम। ये किडनी की शेप और साइज और वेट बताइए, एज इट इज हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट, मतलब ये ट्रू है। ये कैसी है, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड यूरेथ्रा एंटर द किडनी थ्रू हेलियम। देखो जैसे हम यहाँ आते हैं, जैसे हम यहाँ आते हैं, देखो ओके, जैसे हम यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या है, ये है हमारी किडनी, ये है हमारी किडनी, राइट। ये पार्ट इसे हेलियम। तो हेलियम से क्या है, यूरेटर बाहर निकल रहा है। यूरेटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, समझ में, यूरेटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल एंटर कर रही है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स क्या हो रही है, एंटर कर रही है। और यूरेटर जो है ये क्या हो रही है, बाहर आ रही है। समझ में आया। तो देखो स्टेटमेंट में आते हैं, देखो स्टेटमेंट में आते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या कहा है, देखो स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स ओके एंटर हो रही है, बराबर। लेकिन
यूरेथ्रा एंटर होता है, यूरेथ्रा होता है कि उसमें नहीं, यूरेटर होता है, यूरेटर बाहर निकल रहा है, इसलिए यह यूरेथ्रा आया, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, द इनर थिन हेलियम ऑफ किडनी इज अ ब्रॉड फनेल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रेनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेसिस। ओके, ये भी हमारे एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो लाइन है, देखो यहाँ क्या है, ये जो ट्रांसेक्शन अगर लगते हैं तो ये हेलियम है, ये अंदर की सेक्शन है। जैसे हम देखते हैं तो यहाँ हमें एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कैसा, फनेल लाइक स्ट्रक्चर, और ये फर्दर हमें दिखाई देता है माइन्यूट कैलेसिस में। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दिखाई दे रहा है, ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। ओके, अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में, रेनल कैप्सूल इज अ सॉफ्ट लेयर मेड अप ऑफ पेरिनेफ्रियम एडिपोज टिश्यू ओनली। नहीं, देखो हम रेनल कैप्सूल की बात करते हैं तो ये सिंगल लेयर से नहीं, 3 लेयर से बनी है। रेनल फैसिया, राइट, किसे, रेनल फैसिया, एडिपोज टिश्यू एंड रेनल कैप्सूल, इन 3 से बनी हुई हमें दिखाई देती है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे क्या है, रॉन्ग है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ये ट्रू है, सेकेंड एंड फोर्थ ये क्या है, फॉल्स है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है, द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी एक्सटेंडेड बिटवीन इन मेडुलरी पिरामिड एज। ओके, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखो ये है हमारी किडनी, ये है हमारी किडनी, ये किडनी का है कॉर्टेक्स पार्ट, और ये हमें दिखाई देता है मेडुलरी पार्ट। कौन सा पार्ट है, मेडुलरी। तो कॉर्टेक्स का पार्ट हमें मेडुला में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ दिखाई देता है, कॉर्टेक्स का पार्ट हमें मेडुला में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ दिखाई देता है, और ये एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओके रेनल कॉलम, और कॉलम ऑफ रेनल। और इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्तानी। देखो आगे बढ़ते, देखो यहाँ दिया है, तो यहाँ हमें क्या रेनल कॉलम दिया है, बराबर, और उसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्तीनी। इसीलिए ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, थर्ड, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 129, यहाँ हमारे ट्रांसेक्शन ऑफ किडनी का दिया हुआ, टीएस ऑफ किडनी है, हमें ए बी सी डी जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, तो किडनी का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में हम ए बी सी डी हमें मार्क करना है। तो देखो हम यहाँ मार्क करते हैं, ए जो दिया है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ किडनी है, ठीक है, ए जो दिया है वो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ किडनी है, जिसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स, उसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स। तो ये क्या हुआ हमारा, कॉर्टेक्स, ये क्या हुआ, कॉर्टेक्स। बी अगर देखेंगे वो क्या हुआ हमारा, मेड्यूला, क्या हुआ, मेड्यूला, क्या होगा, मेड्यूला। और बात करते तो मेडुलरी पिरामिड से, क्या है, मेडुलरी पिरामिड से। ओके, सी वाला पार्ट देखते हैं तो वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैलेसिस, ये क्या है, कैलिसिस और कैलिक्स। ओके, और डी वाला पार्ट देखते हैं तो कैलिसिस आके जाके ओपन होते कैसे, रेनल पेल्विस के, रेनल पेल्विस। डी क्या है हमारा, रेनल पेल्विस। ओके, तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए कैलिस, मिला हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 130, इसमें पूछा है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, हम जब बढ़ते हैं कि नेफ्रॉन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन 2 टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मतलब क्या, ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टिकल रीजन्स में होते हैं, मतलब नेफ्रॉन मतलब देखा जाए कि पूरा का पूरा नेफ्रॉन नहीं होता है, तो उसका बाउमन कैप्सूल, सॉरी हम देखा बाउमन मतलब माल्फिजियन बॉडी और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा बहुत पार्ट हमें कॉर्टेक्स में दिखाई देता है,
और हेनलेस लूप जो होता है वो शॉर्ट होता है, डीपली सिचुएटेड नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही एक्सटेंड होता है कहाँ, मेडुला में। लेकिन जुक्स्टा मेडुला की खासियत अलग क्या होती है, इसमें जो लूप ऑफ हेनले होता है वो लॉन्ग इलॉन्गेटेड होता है और डीपली सिचुएटेड होता है कहाँ, मेडुला में। ठीक है, हमें ये कॉर्टेक्स में नहीं दिखाई देता है। तो देखो इसके बेस पे ही हम कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन कहते हैं। तो देखो कहते हैं कि लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट, ये होता है कहाँ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, ये ऑप्शन नहीं। तो देखो लूप ऑफ हेनले रन डीप इनटू मेडुला, ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ दो कॉलम दिए हैं, एक कॉलम में जो है नेफ्रॉन के पार्ट हैं और दूसरे कॉलम में उनके फंक्शंस हमें दिए हुए। तो आते हैं फर्स्ट कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, जैसे हम देखते हैं कि जो कुछ यूरिन मतलब फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसे कलेक्ट करता है कहाँ से, डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल से। तो देखो कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं तो वो क्या कर रहा है, यूरिन को कलेक्ट कर रहा है कहाँ, डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल मतलब रेनल ट्यूबुल्स के। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सेकेंड। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल्स कहाँ होता है, ये हमारे माल्फिगियन बॉडी की एग्जैक्ट नीचे होता है। मतलब क्या करेगा, वो जो फिल्ट्रेट होगा ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होगा उसे कलेक्ट करेगा। उसका काम क्या है, ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट होगा उसे वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, रिसीव द फिल्ट्रेट फ्रॉम बोमन कैप्सूल, फोर्थ होगा। ठीक है, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी मतलब जो कि हमारे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट मतलब किसे, यूरिया को लेके आ रही है। अब वो आके हमारे किडनी में थ्रू हीलम अंदर चली जाती है, फिर आगे जाके वो आर्ट्रियोल में बनती है, एफरेंट आर्टरी। तो रेनल आर्टरी क्या है, कैरी है ब्लड इनटू किडनी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। और ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरी नेटवर्क का स्टफ है। एफरेंट आर्टरी आगे जाके कैपिलरी नेटवर्क के स्टफ में बन जाती है। तो ग्लोमेरुलस क्या है हमारा, कैपिलरी नेटवर्क, और वहाँ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, थर्ड। तो देखो ऑप्शन सेकंड, फोर्थ, वन, थर्ड, मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है 131 में, चूज द करेक्ट पाथवे टू यूरिन फ्लो इन ह्यूमन बीइंग। तो यूरिन किस तरीके से फ्लो होती है ह्यूमन बीइंग में दिया है, या कुछ हमें सीक्वेंस दिए हुए। तो देखो कैसे है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यूरिन फिल्ट्रेट हो रही है, मतलब हमारा ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है कहाँ, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से कहाँ आएगा, हमारे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल। देखो इसको हम करते हैं, याद रखिए, इसे हम थोड़ा सा लिखते हैं। देखो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से फिल्टर कहाँ होगा, हमारे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल से कहाँ जाएगा, हेनलेस लूप। हेनलेस लूप से कहाँ जाएगा, डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल। डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल से कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, रेनल पेल्विस है, और रेनल पेल्विस से वो कहाँ जाएगा, हमारे यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा बाहर आएगा। ये हमारा सीक्वेंस है। तो देखो यहाँ हम आते हैं, द हेनलेस लूप टू पीसीटी, उल्टा है, मतलब ये हमारा रॉन्ग है। डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग टू प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल, ये भी रॉन्ग होता है। देखो यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिंग टू डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग दिया नहीं, यहाँ लूप ऑफ हेनले चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। बचा कौन सा, देखो फोर्थ, द हेनलेस लूप ऑफ डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल। हेनलेस लूप टू डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग ट्यूबुल, डिस्टल कन्वॉल्यूटिंग कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट टू यूरेटर, यूरेटर टू यूरिन ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर टू यूरेथ्रा। हमारा ऑप्शन कौन सा, फोर्थ करेक्ट होगा, फोर्थ करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135, देखो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। जब करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया जाता है तो बच्चों याद रखो, हमें सबसे पहले उस स्टेटमेंट को देखना है कि हमें क्वेश्चन पूछा क्या है। इनकरेक्ट तो माइंड में सेट करो कि इनकरेक्ट पूछा जाता है। आप क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ लेते हो और इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, इसीलिए करेक्ट क्वेश्चन आप रॉन्ग आंसर टिक करके आते हो। ठीक है, पूछा है इनकरेक्ट, तो देखो हमें इनकरेक्ट देखना है। तो लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट। ठीक है,
मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर मोर इन नंबर देन जक्स्ट्रा, बराबर 80 to 90% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट एज कंपेयर टू जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन। ओके, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट का स्टेटमेंट देखना है। नेक्स्ट, पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन द पैराइटल लेयर ऑफ बाउमन कैप्सूल। पैराइटल लेयर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पैराइटल लेयर मतलब आउटर लेयर। भाई कौन सा लेयर? आउटर लेयर, याद रखो आउटर लेयर। लेकिन बाउमन कैप्सूल्स में पोडोसाइट ये इनर लेयर में होते हैं। कहाँ होते हैं? इनर लेयर। तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड ये क्या है? करेक्ट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 144, 144 क्वेश्चन में आते थे। क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑन एन एवरेज, ये हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक की लाइन है। देखो ये सेकंड लाइन है जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? मतलब हमें किस तरीके से पढ़नी होगी एनसीईआरटी, ये भी थोड़े ध्यान में रखो। ठीक है, तो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें यह देखो फिलिंग द ब्लैंक इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कि ऑन एन एवरेज डैश ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय अ किडनी पर मिनट विच कॉन्स्टिट्यूट रफली डैश ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। देखो हमने देखा कार्डियक आउटपुट हमने देखा है भाई 5 लीटर तक ब्लड हार्ट क्या करता है? पर मिनट क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। तो उसमें से 1000 to 11,000, okay? जनरली 11,000 to 1100 to 1200, कितना? 1100 to 1200 ब्लड जो है वो कहाँ आता है? किडनी के पास आ रहा है। देखो किडनी के पास आ रहा है, कितना? मतलब 5000 में से कितना? 1000, मतलब 1/5 हुआ। 5000 में से कितना? 1000, मतलब 1/5 हुआ। ठीक है, देखो यहाँ 1/5 दिया है, हमारा ऑप्शन समझ में आया, 1/5 है। फिर तो कितना है? 1100 से 1200, कितना है? 1100। तो हमारे हार्ट से जो 5000 ml ब्लड आता है उसमें से 1000, मतलब 1100 से 1200 ml ब्लड कहाँ आ रहा है? किडनी के पास आता है। तो देखो 1100 तो 1200, मतलब उसका प्रोपोर्शन अगर हम देखेंगे 5000 से 1000 आ रहा है, मतलब उसका 1/5 हुआ ना। तो देखो ऑप्शन कौन सा? फोर्थ हमारा करेक्ट आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। okay? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145 देखो, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। याद रखो कौन सा है? इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते, ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन in a nephron all the constituent of plasma pass on the lumen of the Bowman capsule। देखो जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, क्या फिल्ट्रेशन होता है? तो प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है, राइट? तो प्लाज्मा में हमें ब्लड सेल्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। और प्लाज्मा में डिजोल्व नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। प्लाज्मा में डिजोल्व हमें कुछ आयंस इलेक्ट्रोलाइट दिखाई देते हैं। तो यह स्टेटमेंट क्या है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूट, कैसे ऑल? सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट फिल्टर हो रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ डिजोल्व। कौन से डिजोल्व? प्लाज्मा में ब्लड सेल्स भी होते हैं, वो होते हैं क्या? नहीं। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग। समझ में? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 146 है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज हेल्दी इन इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली डैश रेट। जो ये भी हमारे एनसीईआरटी की लाइन है। जनरली अगर देखा जाए, ठीक है, तो 1100 से 1200 ml ब्लड आ रहा है। कहाँ? किडनी में। तो 1100 से 1200 ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट हो रहा है। तो कितना फिल्टर होता है? कितना फिल्टर होता है? ठीक है, कितना फिल्टर होता है? तो 125 ml, कितना? 125 ml जो है, जो फिल्ट्रेट होता है पर डे फिल्ट्रेट होता है, मतलब यूरिन बन रहा है, राइट? अपर में देखा जाए तो कितना है? 80 लीटर ब्लड क्या होता है? पर डे फिल्टर हो रहा है।
लेकिन इतना का इतना 180 लीटर यूरिन बन रहा है क्या? नहीं। तो स्टेटमेंट देखो 125 ml पर मिनट ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। अब दिन का कैलकुलेट करें तो कितना हुआ? 180 लीटर। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा आएगा? फोर्थ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। यहाँ हमें दो स्टेटमेंट दिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें देखना है क्या है कि स्टेटमेंट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ केटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस मतलब टाइप 1 ऑफ डायबिटीज है, मतलब यहाँ इंसुलिन का सिक्रेशन क्या होता है? कम होता है और शुगर लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो शुगर लेवल बढ़ता है। अब केटोन बॉडीज क्या है? मतलब जब हमारी बॉडी एनर्जी के लिए प्रोटीन्स और फैट पे डिपेंड होती है, मतलब उनका इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम है और वो एनर्जी के लिए किससे? प्रोटीन्स और फैट का इस्तेमाल करती है। तो उस दौरान ये नॉर्मल प्रोसेस जनरली होती है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट में ये हो रहा होता है। तो इसीलिए उनके यूरिन में, ब्लड में हमें केटोन्स बॉडी ज्यादा दिखाई देती है। समझ में आया? तो केटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज ये इंडिकेटिव है। अगर ये ज्यादा है ब्लड में तो उसे कहते हैं डायबिटीज मिलिटस। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, द केटोनूरिया इज प्रेजेंस ऑफ एक्सेस केटोन इन बॉडी। भाई केटोन बॉडीज प्रेजेंट है, उसी कंडीशन को हम कहते हैं केटोनूरिया। उसी कंडीशन को हम कहते हैं केटोनूरिया। मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसी है? करेक्ट है। अब हमें देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से मैच कर पाती है क्या नहीं। देखो यहाँ प्रेजेंस ऑफ केटोन बॉडीज का ये इंडिकेटिव है। अगर डायबिटीज मिलिटस है मतलब उनकी केटोन बॉडीज और ग्लूकोज को चेक किया जाएगा। लेकिन क्यों हो रहा है? भाई इंसुलिन हार्मोन का लेवल कैसा है? हमारा कम है। इसलिए स्टेटमेंट कौन सा आना चाहिए था? एक्सप्लेनेशन वाला, इंसुलिन लेवल हार्मोन डिक्रीज होना चाहिए। इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन बी स्टेटमेंट जो है ए स्टेटमेंट का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 148 देखो क्या कहते हैं, रीड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के रिलेटेड हमें क्या करना है? स्टेटमेंट बनाना है। देखो और क्या है क्वेश्चन, धीरे से नीचे आओ जरा, नीचे वाली लाइन पढ़ो। ठीक है, हमें कौन से करेक्ट? तो करेक्ट स्टेटमेंट। कैसे? करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखने। कैसे करेक्ट स्टेटमेंट? पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, बाद में स्टेटमेंट के पास रीड करना। ठीक है, तो हमें नीचे स्टेटमेंट दी है किडनी की, उसमें से हमें क्या करना है? करेक्ट। तो देखते हैं कौन कौन से करेक्ट है। तो juxtaglomurulus apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification of distal convoluting tubules and afferent artery at the location of their connect। करेक्ट है। जेजी apparatus कहाँ बनता है? जनरली juxtaglomurulus नेफ्रॉन में होता है। तो हमारे afferent arteriole और डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स जब एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं उस जगह पे बनता है जेजी apparatus। मतलब ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अबाउट 1.5 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट आर फॉर्म विद द रिलीज ऑफ 180 लीटर ऑफ यूरिन पर डे ऑफ ह्यूमन। देखो बच्चे यहाँ अच्छा तरह पढ़ते नहीं है, तो अबाउट देखो स्टेटमेंट कैसा दिया है, अबाउट 1.5 लीटर फिल्ट्रेट। भाई फिल्ट्रेट नहीं बन रहा है, क्या फॉर्म बनता है? यहाँ यूरिन बन रही है। क्या फॉर्म होती है? यूरिन। कितना? यूरिन बनती है विद द रिलीज ऑफ 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट। समझ में आया? देखो वर्ड एक्सचेंज किए हैं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी रॉन्ग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रीअब्सॉर्प्शन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। भाई ये सेलेक्टिव प्रोसेस है जो कि हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल में होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट कैसी है? इनकरेक्ट है। The tubular epithelial cells in a different segment of nephron perform reabsorption by only active। नहीं भाई, पैसिव प्रोसेस से भी होता है। किससे होता है? पैसिव प्रोसेस से भी होता है, याद रखो। तो ये भी स्टेटमेंट कैसी है? रॉन्ग है। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी। करेक्ट। तो हमारे अगर देखते हैं तो स्टेटमेंट कौन कौन सा? तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट फिफ्थ ये करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से यहाँ फिगर दी हुई है, आइडेंटिफाई करने का है ए बी सी डी विथ रिस्पेक्ट टू रेनल कैप्सूल। तो जैसे हम आते हैं
तो यहां देखो ए क्या है हमारी एफरंट आर्टेरियल है, बी क्या है हमारी इफरंट आर्टेरियल है, सी अगर देखते हैं तो ये बाउमन कैप्सूल है, क्या है बाउमन कैप्सूल है, डी अगर देखते हैं तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स है। तो आगे देखते हैं हमारे इसमें देखो ए एफरंट आर्टेरियल, देखो ए में दिया है एफरंट आर्टेरियल, बी में दिया है इफरंट आर्टेरियल, ये भी करेक्ट है। सी का देखते हैं सिंगल वार्ड और बाउमन कैप्सूल, देखो बाउमन कैप्सूल सिंगल वार्ड होती है क्या, नहीं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो डाइवर्स इनटू कैपिलरी, ठीक है भाई, देखो डाइवर्स मतलब एफरंट आर्टरी आगे जाके क्या हो रही डाइवर्स हो रही कैपिलरी, मतलब करेक्ट है। इफरंट आर्टियल है डबल वॉल्ड कैप्सूल, करेक्ट है। और थर्ड डी अगर देखो प्रॉक्सिमल कंडक्टिव, मतलब ये करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं इफरंट आर्टियल रॉन्ग है, एफरंट डाइवर्स कैपिलरी ये रॉन्ग है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या होगा करेक्ट होगा, क्या होगा करेक्ट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, द सब्सटेंस लाइक सोडियम आयंस ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड in a filtrate formed by a kidney are reabsorbed, formed by kidney are reabsorbed dash whereas nitrogenous waste are absorbed। देखो ये अनदर, ये थर्ड क्वेश्चन है इस एग्जाम में जो एनसीईआरटी के लाइन से लाइन पूछा गया है। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स के जैसा है। तो जैसे हम देखते हैं कि सोडियम ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है ये फिल्ट्रेट से है, इन फिल्ट्रेट जो होता है, जो फिल्ट्रेट होता है वो किडनी जो है वो एक्टिवली, कैसे एक्टिवली एब्सॉर्ब करती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो पैसिवली, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहते हैं, द फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम होता है, ओके, तो क्या एक्टिवेट होता है। देखो हमारे किडनी जो है इस तरीके से बनी हुई है, राइट, कि अगर उसका रेट फिल्ट्रेशन रेट कम होता है वो खुद को ही मैनेज करती है बाय रेगुलेशन से, ठीक है। तो यहाँ थ्री रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज रेनिन, भाई रेनिन जो होता है वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस प्रोड्यूस करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है हार्मोन अल्डोस्टेरॉन करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड देखा जाए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज रेनिन, ये हमारा क्या हुआ करेक्ट। थर्ड को देखते हैं, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज अल्डोस्टेरॉन, नहीं भाई ये किडनी रिलीज करती है, मतलब किडनी नहीं सॉरी एड्रेनल ग्लैंड रिलीज कर रही होती है, ऑल ऑफ द अबव, ये रॉन्ग है, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा सेकंड, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पैसेज दिया है, यहाँ क्या दिया है पैसेज दिया है, यूरिन का पैसेज दिया है, हम ABCD देखना है। देखो देखते हैं, बाउमन कैप्सूल्स ओपन होता है कहाँ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स आगे जाके ओपन कहाँ हो रही है हेनलेस लूप, हेनलेस लूप कहाँ ओपन होती है डिस्टिल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल, डिस्टिल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल आगे जाके कहाँ ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके कहाँ ओपन, रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस आगे जाके कहाँ ओपन होती है यूरेटर, कहाँ होती है यूरेटर में, राइट। और यूरेटर कहाँ ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन होती है यूरेथ्रा, ये है पैसेज ऑफ यूरिन। तो देखो नीचे देखते हैं, देखिए यूरेटर, ए यूरेटर है क्या रॉन्ग, ये नहीं है। सेकंड में आते हैं, ए क्या है PCT, देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल। सेकंड देखते हैं बी डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल। थर्ड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ दिया है डक्ट ऑफ बिलानी और पैपिलरी डक्ट। याद रखो नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट आके जब फ्यूज होती है एक सिंगल डक्ट में उसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ बिलानी और डक्ट ऑफ पैपिलरी डक्ट। याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट एक साथ आके ओपन होती है कैलिसेस में तो ये एक सिंगल ट्यूब्यूल्स में बनती है, उस सिंगल ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं डक्ट ऑफ बिलानी, ठीक है। फिर फोर्थ है यूरेटर, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हो, क्वेश्चन नंबर 157। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑकर्स, देखो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है,
तो देखो प्रॉक्सिमल कनोलेटिन ट्यूबुल्स ऑफ नेफ्रॉन, कहाँ प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स 70 to 80%, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ हमें फिर से दो स्टेटमेंट दिए, गौर से पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट वाले हमें कंफ्यूज करते हैं। ओके, तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है। फर्स्ट, डायबिटीज इंसिपिडस। देखो डायबिटीज मिलिटस वाला पहला क्वेश्चन था, वो इंसुलिन हार्मोन कम होने की वजह से हुआ डायबिटीज टाइप 1, ये डायबिटीज टाइप 2 है। यहाँ क्या होता है, एडीएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन कम होने की वजह से ये सारे प्रोसेस होती है, मुझे कहते हैं डायूरेसिस, ठीक है, याद रखो इसे। तो डायबिटीज इंसिपिडस इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूरिनेशन, टू मच थर्स्ट ऑफ वाटर। देखो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, क्योंकि डायूरेसिस उसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बार प्यास लगती है, पानी जाने की वजह से हमें प्यास लगेगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आते हैं कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज करती है, ओके। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्वेश्चन ये देखना है कि स्टेटमेंट बी जो है स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। तो देखो यहां डायबिटीज इंसिपिडस क्यों है, क्योंकि एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन कम है। तो स्टेटमेंट बी क्या चाहिए था, एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन कम होने की वजह से क्या हुआ है, डायबिटीज मिलिटस। तो ऐसा स्टेटमेंट है क्या यहाँ, नहीं, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन टू ए। समझ में आया। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 163 दिया है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। जैसे हम देखते हैं यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे बच्चे वहाँ कंफ्यूज होते हैं कि लूप ऑफ हेनले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल काम करता है किसे, मेक द फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट, और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका है, हमारे लूप ऑफ हेनले का है, याद रखिएगा। तो जब एफरंट, जैसे हम देखते हैं कि यार डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब होता है, तो यहाँ असेंडिंग लिम्ब के बारे में पूछा है, तो असेंडिंग लिम्ब जो होती है लूप ऑफ हेनले की, वो जो है वहां ट्रांसपोर्टेशन होता है जनरली, वहां इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम क्लोराइड जो होता है वो पैसिवली और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम से ये कहाँ जाते हैं, हमारी वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा में। क्लियर। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, 163 का सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। What is the importance of distal cannulating tubule? Distal cannulating tubule में जैसे हम बात करते हैं यहाँ कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। क्या होता है, कंडीशनल। देखो प्रॉक्सिमल कनोलेटिंग ट्यूबुल में क्या होता है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन। यहाँ कंडीशंस है, क्या है, कंडीशंस है। देखो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स यहाँ बहुत काम करते हैं, तो क्या क्या फंक्शन है, देखो द कॉजेज द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंसिंग ब्लड। करेक्ट है, ये सिक्रीशन में होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, तो यहाँ पोटेशियम, अमोनियम एंड हाइड्रोजन आयंस रिलीज सिक्रेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम बैलेंस किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हुआ करेक्ट। नेक्स्ट देते हैं, इट इज कैपेबल टू रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। भाई ये भी करेक्ट है, यहाँ रीअब्सॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट आयन का, याद रखो ये इंपॉर्टेंट, बच्चे नजरअंदाज करते हैं इस वर्ड को। बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कनोलेटिंग ट्यूबुल में भी होता है, अगर यहाँ डिस्टल कनोलेटिंग ट्यूबुल में भी होता है। द कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। ओके भाई करेक्ट है, यहाँ सोडियम और वाटर का भी क्या होता है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो ये भी करेक्ट है। द मोर देन वन कैसे करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ फिगर दिए हैं हमें, ए बी सी डी ई, एब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हमें देखना है। इस फिगर को जरा गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे समझ में नहीं आते। ट्यूबुलर सिक्रीशन का पार्ट है, यहाँ क्या क्या सिक्रीट होता है, ट्यूबुलर
एब्सॉर्प्शन का रीअब्सॉर्प्शन का पार्ट है, याद रखिएगा। यहाँ जैसे हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल में सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो नेक के पास जो होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयंस। क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयंस का, ठीक है। और यहाँ डिस्टिल कन्वर्टिबल में थे, यहाँ भी हमें बाइकार्बोनेट आयन दिखाई देते हैं, ओके। क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस। और जैसे हम असेंडिंग लीफ में आते हैं, तो असेंडिंग लीफ में यहाँ क्या है? सोडियम क्लोराइड का हमने अभी देखा इलेक्ट्रोलाइट का पैसिवली, और डी भी ये क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये पार्ट ऑफ असेंडिंग लीफ ऑफ लूप ऑफ हेनले है। और ई में क्या है? यूरिया। क्या है? यूरिया। कुछ यूरिया है वापस से कहाँ भेजा जाता है? हमारे ट्यूब्यूल्स में, टू मेंटेन द ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला, ठीक है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन आया? बाइकार्बोनेट आया, सोडियम क्लोराइड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 में क्या है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखने हैं, तो देखो इसमें कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्सॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिबल ऑफ नेफ्रॉन। तो ये करेक्ट है। नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिबल में सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो ये करेक्ट है। देखो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो ये करेक्ट है, मतलब ये आंसर है नहीं। पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ बॉम्बन कैप्सूल। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। इनर वॉल ऑफ बॉम्बन कैप्सूल में होते हैं, तो ये भी करेक्ट है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। हेनलेस लूप हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, बराबर है। फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वाटर को कंजर्व करता है। लॉस ऑफ वाटर को ये क्या करता है? हमारे बॉडी से प्रिवेंट करते हैं, याद रखो, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। रेनल वेल टेक ब्लड इनटू किडनी। देखो रेनल वेल ब्लड को लेके जाते हैं, लेके आते हैं नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट ऑप्शन वही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 171 क्या दिया? व्हाट विल बी द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, इन्होंने पूछा है। तो देखो यहाँ इन्होंने हमें 3 प्रेशर दिए। एक है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है। देखो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो दिया है वो कितना दिया है उन्होंने? 60 mmHg दिया है, ओके। फिर हम देखते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है? तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उन्होंने दिया है 30, ठीक है। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना दिया है? ये दिया है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिया है 20। तो जैसे हम देखते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, okay? क्योंकि ये फ्लो कर रहा है, और ये जो प्रेशर्स होते हैं अपोज करते हैं, कि जब ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, तो मतलब नेगेटिव में चले जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस, ओके, इन ब्रैकेट ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें वैल्यू अगर हम पुट इट करेंगे तो 60 माइनस इन ब्रैकेट 30 प्लस 20 है इज इक्वल टू क्या होगा? 60 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना होगा? 10। तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा? 10 mmHg। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। देखो क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 देखो क्या दिया? फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहां भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिबल हेल्प्स इन पोटेशियम एंड सोडियम आयन रीअब्सॉर्प्शन। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा है नहीं। डिस्टल कन्वोल्यूटिबल हेल्प्स इन अ ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन। भाई ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल में होता है, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा? सेकंड। आगे बढ़ते हैं। देखो यह पाथवे दिया है, क्वेश्चन नंबर 173 जरा गौर से देखिएगा। पाथवे दिया है ब्लड का इन किडनी, तो ब्लड कैसे आती है? देखो ब्लड कैसे आ रही है, देखो यहां हम देखते हैं कि ब्लड किस तरीके से आती है, देखो तो रेनल आर्टरी आती है,
क्या आती है, रेनल आर्टरी है। आगे जाके कहाँ जा रही है हमारी, किडनी में, किडनी में जाके वो किस में बनती है, एफरंट आर्टेरियल में बनती है। एफरंट आर्टरी आगे जाके किस में बनती है, ग्लोमेरुलस में बन जाती है। ग्लोमेरुलस आगे जाके किस में बनती है, इफरंट आर्टेरियल में बन जाती है। इफरंट आर्टेरियल आगे जाके किस में बनती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में बनती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आगे जाके किस में ओपन होती है, रेनल वेन्स में। तो देखो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, पैसेज ऑफ ब्लड का। तो देखते हैं यहाँ, ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, रेनल आर्टरी। सबसे पहले क्या आएगी, रेनल आर्टरी। तो नंबर 1 पे ये आएगा, ठीक है। फिर वो कहाँ जा रही है, एफरंट आर्टरियल, तो नंबर 2 पे ये आएगी। फिर ग्लोमेरुलस नंबर 3 पे ये आएगी, ठीक है, ग्लोमेरुलस। फिर एफरंट आर्टरियल नंबर 4 पे ये आएगी। फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वैसा रेक्टा नंबर 5 पे ये आएगी। और नंबर 6 रेनल वेन। सीक्वेंस समझ में आया। तो इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 174, ये भी है हमारे, देखो ये चौथा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पूछा गया है। क्लियर, देखो देखते हैं। The proximity of between Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them helps the maintains a osmolarity toward the inner medullary interstitium, that is from B is a cortex about C in the inner medulla. तो देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म में यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम और कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। उसके बेस पे ही यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प होती है मेंटेन द ऑस्मोमोलरिटी इंक्रीज करने के लिए। तो ए कौन सा होगा, इंक्रीज, ठीक है। और टुवर्ड इंटरमेडुलरी इंटरस्टिशियम में हम देखते हैं जब वो जा रही होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही होती है। कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कैसे जाएगा, 300 मिली ऑस्मोल टू 1200 मिली ऑस्मोल जाएगा। इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 179, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इन इफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय। देखो हमने कहा कि किडनी एक खुद ऐसी एक ऑर्गन है जो खुद का फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखती है, तो खुद ब खुद मॉनिटर करती है। तो कैसे, इसमें 3 रेगुलेशंस हमें दिखाई देते। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से। तो यहाँ हाइपोथैलेमस काम करता है जो कि एडीएच हार्मोन सिक्रेट करता है। दूसरा जुक्स्टा मेडुलरी एपराटस काम करता है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस एपराटस काम करता है जो कि रेनिन सिक्रेट करता है। और थर्ड होता है एंटी नाइट्रोजन फैक्टर जो कि हार्ट का आर्टरिया। ये तीनों की तीनों रेगुलेटरी है जो कि रेगुलेशन ऑफ किडनी करते हैं। तो देखते हैं, द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हाइपोथैलेमस, करेक्ट है, करेक्ट है, ये रेगुलेशन में आता है। तो ये करेक्ट हुआ हमारा। जुक्स्टा ग्लोमेरुलस एपराटस ये भी करेक्ट है क्योंकि रेनिन सिक्रेट करती है। प्रेशर कम होता है इसलिए प्रेशर बढ़ाने के लिए रेनिन सिक्रेट होती है, तो ये भी करेक्ट है। हार्ट एंड, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए एंटी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर रिलीज हार्ट करता है, तो ये भी करेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन, हमने अभी कहा कि रेनिन जो है वो रिलीज कौन कर रही है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस एपराटस। कौन कर रही है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस एपराटस, याद रखो। और ये रेनिन क्या करता है, हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजीन, इसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन फास्ट में। ये फर्स्ट काम है रेनिन का। तो देखो, तो रेनिन का फंक्शन तो कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजीन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन फास्ट, करेक्ट, समझ में आया। तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, ओके, क्लियर हुआ। क्योंकि एंजियोटेंसिन फर्स्ट, सेकंड जो है वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी एंड, ओके, ये जो काम है ये हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड करती है, रेनिन करता नहीं। नंबर 4, रिड्यूस द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर, ये जो है ये एएनएफ एंटी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर करता है। रेनिन का काम सिर्फ क्या है, एंजियोटेंसिनोजीन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन व्हेन देयर ऑकर्स एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। देखो, जब डाईयूरेसिस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डाईयूरेसिस हो रहा होता है, तब
किस तरीके से रेगुलेशन किडनी करती है। तो सीक्वेंस क्या दिया है, देखो याद ही है, एडीएच फैसिलिटेट द वाटर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो यह 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमें ये सीक्वेंसली अरेंज करें। देखो जब डायूरेसिस हो रहा होता है तो क्या होता है, हमारे हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइपरटोनिक कंडीशंस हमारे बॉडी में आ जाती है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, और ये ऑस्मो रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं किसे, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस फिर रिलीज करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन जिसे कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एज अ वैसोप्रेसिन। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, बराबर, क्योंकि जैसे हाइपोटोनिक कंडीशन आएगी ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, बराबर। तो हमारे ये सबसे पहले देखेंगे ये फर्स्ट में आएगा है, फिर ऑस्मो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होते हैं, इनका काम क्या है भाई, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना। तो देखो तो ये जैसे हम कहते हैं वो एक्टिवेट करेंगे, और हाइपोथैलेमस जैसे एक्टिवेट होगा तो उसका काम क्या है भाई, हार्मोन को रिलीज करेगा। देखो रिलीज द एडीएच और वैसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो ये हमारा सेकंड होगा, ठीक है। और जैसे एडीएच रिलीज होगा तो इसका काम क्या है, डिस्टिल कन्वोल्यूशन ट्यूब्यूल्स में रीअब्सॉर्प्शन क्या होगा, वाटर एंड सोडियम का होगा, ये हमारा थर्ड होगा। तो देखो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दिए, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को देखना है, कौन से करेक्ट ऑप्शन। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंजियोटेंसिन सेकंड बीइंग पावरफुल वैसोडाइलेटर, भाई ये वैसोडाइलेटर नहीं तो वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, इनकरेक्ट। फॉलो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, GFR एक्टिवेट JG सेल्स एंड रिलीज रेनिन, भाई ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड रिलीज द अल्डोस्टेरॉन व्हिच कॉज एब्सॉर्प्शन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल एंड फर्दर लीड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर्स, ओके। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई। An increase in the blood flow to the arteria heart can be caused the release anti-natriuretic ferric, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, ANF कैन कॉज वैसोडाइलेटर, ये भी करेक्ट है। मतलब आउट ऑफ 5 कितने, 4 स्टेटमेंट करेक्ट हुए, ठीक है, 4 स्टेटमेंट करेक्ट हुए। आगे बढ़ते हैं, देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ किडनी। अभी हमने देखा रेगुलेशन ऑफ किडनी, आर्टरी नाइट्रोटिक फैट रिलीज कॉज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर, नहीं भाई वैसोडाइलेटर होते हैं, अभी अभी क्वेश्चन देखा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ANF रिलीज कॉज इंक्रीज, भाई ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ये रॉन्ग है। ANF मैकेनिज्म आल्सो एज चेक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, राइट, ये एंटागोनिस्टिक काम करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ मिक्चुरेशन, देखो मिक्चुरेशन प्रोसेस कैसी है, रिलीज ऑफ यूरिन, इसे हम कहते हैं मिक्चुरेशन। तो यहाँ हमें 5 स्टेप दिए, हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो जब से ही यूरेटर से यूरिन कलेक्ट की जाती है वो आती है यूरिनरी ब्लैडर में, जैसे यूरिनरी ब्लैडर स्वेल हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के होते हैं डिस्ट्रक्शन मसल्स, ये मसल एक्टिवेट हो जाते हैं और ये मसल सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन को थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आएंगे, के मोटार न्यूरॉन्स आएंगे, वो हमारे जो स्पिंक्टर्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल उसे एक्टिवेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रेचनिंग और यूरिनरी ब्लैडर गेट फिल्ड, ये हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर अगर भर जाता है तो उसके बाद क्या होगा, हमारे जो रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं ब्लैडर के ऊपर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, ये सिग्नल भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो ये होगा हमारा थर्ड, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, मोटार न्यूरॉन से स्मूथ मसल के पास आएगा, यूरिन को रिलीज की जाएगी, ये हमारा फोर्थ होगा। तो देखो ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, मतलब फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 193 यहाँ का है, अबाउट 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज बीन रीअब्सॉर्ब बाय द रेनल ट्यूबुल। करेक्ट है भाई। 180 लीटर पर डे ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है, उतना का उतना यूरिन बनता है क्या नहीं, राइट। तो उसका जो 99% जो फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब किया जाता है, करेक्ट है। तो ग्लूकोज इज मेनली रीअब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेंट पीसीटी, ये भी करेक्ट है भाई, ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, करेक्ट है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट क्या हुए, करेक्ट। लेकिन बी, ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या नहीं भाई, क्यों हो रहा है कि वहां रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है, क्या हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है, सिर्फ ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करना, मतलब यहाँ रेनल ट्यूबुल काम है क्या नहीं, अदर इलेक्ट्रोड का भी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड करेक्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 194, आफ्टर ब्लड फ्लो इन आर्टिफिशियल रिड्यूस्ड एट वन किडनी you would expect that kidney secrete more amount of, okay? देखो जब देखते हैं कि GFR कम होता है तो किडनी खुद ब खुद क्या करती है, प्रेशर बढ़ाती है, कैसे है, रेनिन को रिलीज करके। तो देखो रेनिन हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ADH और RAS वर्क टुगेदर इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोरेगुलरिटी होमोस्टैसिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वे। देखो ADH का काम क्या है भाई, ADH का काम क्या है, ओके, एंटी डायूरेसिस को रोकना। ठीक है, रास जहाँ है रेनिन भी आता है और अल्डोस्टेरॉन भी आता है, एंजियोटेंसिन भी आता है। इसका काम क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर कम होता है, GFR कम होता है तो बढ़ाना, और बढ़ा हुए ब्लड प्रेशर को कम करना, ये काम रास का है। ठीक है, तो ADH जो है ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ ब्लड बाय अल्टरिंग द रेनल अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, करेक्ट है। और रास मेंटेन द ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ ब्लड एंड स्टिमुलेट द सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेबोरेटरी में हमें एक्सपेरिमेंट किया, 3 ग्रुप ऑफ बच्चे हैं। एक बच्चे जो है, देखो एक बच्चों के ग्रुप ने क्या किया, पानी पिया है, बहुत सारा पानी पिया है। दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चे ने क्या किया है, बियर पी है, क्या पिए है, बियर। और तीसरे ग्रुप के बच्चों ने क्या किया है, सॉल्टेड वाटर कॉन्सेंट्रेटेड क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन पिया है। और क्वेश्चन पूछा है कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा यूरिन बनेगी और कौन से ग्रुप वाले के बच्चों में यूरिन कम बनेगी, समझ में आया। तो देखो सबसे ज्यादा किस में बनेगी, तो जो बियर पीते हैं, क्योंकि बियर में होता है अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है ये डायूरेसिस करवाता है, क्या करता है, डायूरेसिस। ये हमारे ADH हार्मोन को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा होगी। मतलब जो बियर पी रहे उनमें ज्यादा यूरिन होगी, तो बियर वालों में सबसे ज्यादा। और सबसे कम किस में भाई, जो साल्ट पी रहे हैं, साल्ट वाला सॉल्यूशन पी रहे हैं, क्योंकि वाटर कम है उसमें सॉल्ट ज्यादा है, तो सबसे कम साल्ट वालों में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यार, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, मतलब जिसके किडनी फेल हो जाते हैं तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हम हीमोडायलाइजर। तो हीमोडायलिसिस में क्या हो जाता है, ब्लड को निकाला जाता है हमारे हाथ से, हीमोडायलिसिस मशीन को दिया जाता है। जब ब्लड से निकाला जाता है तो जब वो कनेक्ट किया जाता है ब्लड को हीमोडायलिसिस मशीन को, तो उसके अंदर देखो, जब बॉडी में है तो उसमें एंटीकोआगुलेंट एजेंट होता है, जब बॉडी के बाहर जाएगा एंटीकोआगुलेंट काम नहीं करेगा, इसलिए हमें ऐड करना पड़ता है एंटीकोआगुलेंट जिसे कहते हैं हेपारिन। फिर डायलिसिस से फिल्ट्रेट होकर ब्लड को फिर हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब आता है तब उसमें से जो एंटीकोआगुलेंट हमने ऐड किया है उसे हमें क्या करना है, निकालना पड़ता है। तो जिससे वहां हमें एंटीकोआगुलेंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, द ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिस आफ्टर द एडिंग ऑफ हेपारिन। हेपारिन ये क्या है, हमारा एंटीकोआगुलेंट है, तो ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, the clear blood without nitrogenous waste after dialysis is pumped back through, okay? अब जब ब्लड को डायलिसिस से किया जाता है तो बाद में से आर्टरी में नहीं तो वेन में चलाया जाता है। कहाँ निकाला जाता है, आर्टरी से, और चढ़ाया जाता है कहाँ, वेन में। और आफ्टर एडिंग जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें से हमने जो एंटीकोआगुलेंट हेपेरिन डाला है उसे निकालना पड़ेगा, तो हमें एंटी हेपेरिन उसमें ऐड करना पड़ता है। ओके, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, द एफरेंट आर्टरी इज ब्रॉडर देन इफरेंट आर्टरी, करेक्ट है। एफरेंट आर्टरी ये कैसी बड़ी है, ल्यूमेन साइज बड़ी है इफरेंट से, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। द विटामिन सी गेट एक्सक्रीटेड बाय यूरिन इन ह्यूमन, ये भी करेक्ट है कि विटामिन सी ये वाटर सोलुबल है इसलिए यूरिन से जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी करेक्ट है।
लेकिन एफरंट एंड इफरंट, ये जो विटामिन सी का जो स्टेटमेंट है, एफरंट और इफरंट के साथ कुछ है क्या? नहीं। यहाँ क्या आना चाहिए? ब्लड प्रेशर के रिलेटेड आना चाहिए। ग्लोमेरुलस प्रेशर जो बन रहा है ये एफरंट इफरंट के डायमीटर की वजह से हो रहा है, इसलिए बी स्टेटमेंट जो होना चाहिए था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर के रिलेटेड होना चाहिए था। इसलिए दो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन बी स्टेटमेंट का, ए स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए ऑप्शन सेकंड आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं द वॉल ऑफ आर्टरी रिलीज एएनएफ। देखो हार्ट का जो वॉल है एंटी नाइट्रोटिक फैक्टर रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। बराबर, जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है रेनिंग की वजह से, उसे फिर भी नॉर्मलाइज करने के लिए एएनएफ काम करता है, यदि एंटागोनिस्टिक काम करता है, इसलिए उसे हम एएनएफ को एंटागोनिस्टिक फॉर्म में करते हैं। और बी सिस्टम जो है एएनएफ इज अ वैसोडाइलेटर, करेक्ट है, वैसोडाइलेट करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन, और दूसरा काम जो रेनिन होता है, जो जस्टाग्लूम एपैरेटस में ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से वहां प्रोड्यूस होता है, उसे इनहिबिट करेगा। तो सेकंड ये क्या कर रहा है? डायलिसिस करता है, ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, कम करेगा, और ये रेनिन को क्या करेगा? स्टॉप करेगा। तो दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ओके ओके, तो ये हमारे सारे डाउट क्लियर हुए हैं। याद रखो बच्चों, इसे अच्छी तरह समझो और बार बार देखिएगा। ठीक है, रुकते हैं यहाँ। ओके, थैंक यू।